Hello student, hope you all are well. See, this is the sixth part of your chapter number 1, Geography, and here our today's topic, that is resource planning. So first of all, what is resource planning? So planning is a widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है बच्चों कि जहाँ पे क्या है कि वाइड एरिया है. वाइड एरिया में आप लोगों को माउंटेन्स भी मिल जाएंगे. आप लोग बोलते हो ना हिल स्टेशन, तो आप लोगों को वाइड एरिया में ऐसे प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रिवर्स, लैंड एरिया सब कुछ मिल जाता है. एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से है इंडिया में. बट फिर भी कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को छोटी से छोटी चीज़ अगर डेवलप करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्लानिंग तो कंपलसरी है. जैसे इंडिया जैसी कंट्री का यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि आप लोग देख सकते हो, ये आपकी बुक के ही पेजेस मैंने शेयर किए हैं कि देयर आर रिलीजियस विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have accurate shortage of some vital resources. ऐसा कहा गया है कि कुछ स्टेट ऐसे है कि जहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज है, कहीं ना कहीं क्या है कि कोई स्टेट ऐसे है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ज़्यादा है पर उनको सफिशेंट रिसोर्सेज चाहिए, बेसिक रिसोर्सेज के. कोई लैंड एरिया है कि वहाँ पे क्या है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है पर क्या है कि लैंड एरिया उस तरह का नहीं है डेवलप कि वहाँ पे वो लोग रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें. जैसे केरला ऐसा स्टेट है कि केरला में क्या है ऐसे ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड फार्म भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं कि आप लोग वहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट भी उतना ही कर सको. बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉल डिपॉजिट. ये जो तीन स्टेट मैंने बोले, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, वो क्या है एक रिच स्टेट है. रिच स्टेट क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे क्या है मिनरल्स एंड कॉल डिपॉजिट्स ज़्यादा है. वहीं पे अगर हम दूसरी कंपेयर करें, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ एब्यूनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें क्या है कि वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है बट वहाँ पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उतना नहीं है. बट द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लेक्स इन द वाटर रिसोर्सेज. अभी राजस्थान ऐसा स्टेट है, राजस्थान जो है इंडिया में, तो वहाँ पे क्या है कि सोलर एनर्जी का रिसोर्सेज आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया ज़्यादा होता है. प्लेन मीन्स रण प्रदेश वगैरह जो आप लोग बोलते हो ना. बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप लोग मोस्टली लोग गए होंगे उदयपुर, राजस्थान, जयपुर, तो उन सभी में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अदर स्टेट से. तो वहाँ पे क्या है कि सोलर एनर्जी का भी रिसोर्सेज आप लोगों को इजीली अवेलेबल है. पर वहाँ पे क्या है कि वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. प्लस वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चलो अवेलेबल हो भी जाए पर वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है. वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. अभी लद्दाख की बात अगर हम लोग करते हैं तो लद्दाख क्या है एक कोल्ड डेजर्ट है. डेजर्ट है पर वहाँ पे क्या है कोल्ड डेजर्ट है कि वहाँ पे क्या है कि ठंड ज़्यादा लगती है. चारों तरफ आप लोग कहीं भी कोई भी माउंटेन देखो तो वहाँ पे क्या है बर्फ़ और बर्फ़ी देखी जाती है. अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर का कुछ डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. अगर सेम थिंग अगर लद्दाख का कंपेरिजन आप दूसरे केरला के साथ अगर आप लोग करो तो केरला में क्या है कि नज़दीक में ही आप लोगों को पता है कि अरेबियन सी है, तो सी पोर्ट भी है वहाँ पे, ठीक है. तो वहाँ पे क्या है वाटर रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल है. प्लस वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हॉट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे आपको इजीली एग्रीकल्चर का लैंड फार्म वगैरह इजीली अवेलेबल भी है और डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से कर सकते हो. पर लद्दाख में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. वाई? बिकॉज वहाँ का क्लाइमेटिकल कंडीशन आप लोग देखो तो एकदम कोल्ड एटमॉस्फेयर है. कैसा है बच्चों? कोल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ का. तो दैट्स वाई वहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है
कि चलो कर भी दे, पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, तो वो कुछ चीज़ें आप लोगों को डेवलप करनी है तो वो वहाँ पे नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज दैट क्लाइमेटिकल कंडीशन. इज इट ओके? It has very rich culture heritage, but it is deficient in water, infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resources planning at the national, state, regional and local levels. देखो ये सारी सिचुएशन है सारे स्टेट में, ठीक है. सभी इंडिया में आप लोग देखो तो बहुत वाइड वेराइटी है. रिसोर्सेज तो चलो सभी जगह अवेलेबल हो जाए कहीं ना कहीं, पर उसको किस तरह से बैलेंस करना वो ज़्यादा ज़रूरी है. कि चलो आप लोग कोल्ड एरिया में हो तो कोल्ड एरिया में क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड फार्म का बहुत कम रिसोर्स आप लोगों को अवेलेबल मिलता है. पर आप लोग दूसरी अगर बात करो जैसे एप्पल, ठीक है, शिमला के एप्पल आप लोगों ने सुना होगा, तो कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे है या कोई टी है तो उनका प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ उनकी जो प्रोडक्शन के लिए जो भी चाहिए, जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे हो सकता है. तो सबसे पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है कि ये रिसोर्सेज यहाँ पे है तो दूसरी कौन सी जगह पे है. अगर दूसरी जगह पे है और यहाँ पे नहीं है, कोई स्टेट में है कोई स्टेट में नहीं है, तो उस स्टेट को अगर राजस्थान में सोलार एनर्जी का रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो उस सोलार एनर्जी थ्रू हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है बच्चों. तो उसको हम दूसरे स्टेट में किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है. तो ये सब कुछ क्या करना है, एक प्लानिंग करना है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको किस तरह से बैलेंस करना है. हमें प्लानिंग करना है कि नेशनल, स्टेट एंड रीजनल और लोकल लेवल पे वो रिसोर्सेज किस तरह से अवेलेबल हो. एक एक्टिविटी आप लोगों की बुक में दी है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इम्पोर्टेंट बट डेफिसिट इन योर स्टेट. इसमें क्या है कि एक एक्टिविटी आप लोगों को दी है, एक बॉक्स में आप लोग देख सकते हो कि जो भी आपके आसपास के जो भी रिसोर्सेज है, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल हैं, और साथों साथ कि जो स्टेट में आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कितना होता है और कितना नहीं, उसके ऊपर आप लोग वर्क करो. जब भी टाइम मिले आप सीरियसली इसके ऊपर वर्क करना कि रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उससे आप लोग क्या डेवलपमेंट कर सकते हो. फिर भी डेवलप वो चीज़ नहीं हो रही है. बहुत सारी ऐसी चीज़ है बच्चों के, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, पर डेवलपमेंट उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना है वो बहुत लोगों को नहीं पता. जैसे बेसिकली देखें तो हेयर कट करते हैं, मोस्टली लोग हेयर कट करते हैं, तो हेयर कटिंग के बाद जो है भी हेयर रहते हैं तो वो हेयर में से फर्टिलाइज़र बनाते हैं. जैसे आप लोगों ने तिरुपति बालाजी का मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, गए भी हो गए आपने, तो आपके पेरेंट्स गए होंगे या रिलेटिव गए होंगे, XYZ जो भी गया होगा. तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में कोई भी चाहे ना तो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले जाके मुंडन करवाना पड़ता है. जो भी मेल होता है कैंडिडेट उसको मुंडन करवाना होता है. तो आप लोग सोचो कि जितने भी चाहते हैं मुंडन करवाते हैं तो वो बाल कहाँ जाते हैं, वो हेयर का करते क्या है, वो हेयर में से वो फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उस फर्टिलाइज़र से एग्रीकल्चर में उसका यूटिलाइज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र का. अभी एग्रीकल्चर में सपोज़ कि किसी का ऐसा है कि ईयरली 1 करोड़ का वो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वन टाइम ही प्रोडक्शन होता है. सपोज़ आपने कोई भी क्रॉप वगैरह है, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली तो नहीं बोल रही हूँ बट फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई हैव वेरी लेस नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोग चाहो कि सपोज़ कि 1 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हो, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड फार्म है, 1 करोड़ का आप लोगों को प्रोडक्शन होता है एवरी ईयर. पर ये फर्टिलाइज़र ऐसा है कि आप साल में एक बार नहीं, साल में 2 या 3 बार उसका प्रोडक्शन कर सकते हो. तो आप लोग सोचो कि सिर्फ वो तिरुपति बालाजी के मंदिर वाले ऐसा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनी को भेज रहे हैं सारे बाल, ठीक है. आपको क्या लगता था कि वो सारे बाल को जला देते होगे, फेंक देते होगे? नहीं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें से भी बिजनेस करते हैं. तो ग्रोथ माइंडेड बनो बच्चों, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बहुत काम आने वाली है. वैसे आप इंडिया में भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे हेयर कटिंग के बहुत सारे सैलून्स हैं, तो उन सभी के हेयर क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सैलून वाले हैं जो अपने हेयर फेंक देते हैं, पर उसमें भी बिजनेस कर सकते हो आप लोग. सैलून वालों के साथ भी बोल सकते हो कि आप लोग ऐसा मत करो, इकट्ठे करो, और उससे क्या है कि फर्टिलाइज़र बनाना. सो
उसकी भी बहुत सारी किस तरह से फर्टिलाइज़र बनता है, किस तरह से नहीं बनता, तो वो सभी क्या है कि साइंस का टॉपिक है, वो इसमें हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। पर ये एक एक्टिविटी है कि जब आपको माइंड में ऐसे सोचे कि चलो हमें करना है, तब ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में क्या कहा गया है बच्चों, वो हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। जो रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस वो एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, छोटी प्रोसेस है। प्लानिंग करना तो बहुत इजी है, पर हमेशा आपको पता है कि प्लानिंग तो बहुत कुछ करते हो, पर उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, एडॉप्ट किस तरह से करना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि 3 स्टेप में डिवाइड है, जो प्लानिंग है उसको 3 स्टेप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अभी कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। तो चलो फर्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है। फर्स्ट स्टेप में कहा गया है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स वॉट के एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी आप लोगों को रिसोर्स अवेलेबल होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का रिसोर्सेस है, उसको मैपिंग करना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेजरमेंट करनी है। दैट्स वाई आप लोग उसके अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप लोग प्लानिंग कर सको, डेवलप कर सको। सेकंड थिंग है डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। कि जो भी आप लोग रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो तो उसको किस तरह से किस स्ट्रक्चर में आप लोगों को डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर स्किल भी चाहिए। छोटे से छोटा बिजनेस करना हो, अगर आपको स्कूल ओपन करनी है तो स्कूल में भी क्या है कि अब तो मोस्टली आप लोग जहाँ भी देखो तो डिजिटल क्लासरूम हो गए हैं, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। कि स्कूल खोलनी है तो इंटरकॉम चाहिए, सेलफोन्स चाहिए, पीसीस चाहिए, लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, अभी स्किल लेबर चाहिए, स्किल टीचर हो, पर कैसे स्किल टीचर जिसको सब आता हो। एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए। जैसे स्कूल खोलते हो तो कैसे सेटअप होते हैं कि सपोज़ मैंने स्कूल खोली तो मुझे क्या चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, उसका सुपरवाइज़र चाहिए, कोऑर्डिनेटर चाहिए, टीचर्स चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के साथ साथ जितने नंबर ऑफ़ क्लासेस है उसके क्लासेस के अकॉर्डिंग टू टीचर चाहिए। उसमें भी स्किल्ड टीचर चाहिए कि किसको कौन सी स्किल है, किसके पास किसका नॉलेज है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों को क्या है कि सेटअप करना है कि कौन सा टीचर कौन से क्लास को पढ़ाएगा, कौन सा टीचर कौन से क्लास को पढ़ाएगा। तो एक सेटअप होना चाहिए। ये तो क्या है कि बच्चों एक बहुत इंस्टीट्यूशन में नहीं, कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात करें तो ये चीज़ सेम होती है कि एक छोटा सा बिजनेस आप लोग कर रहे हो तो उसमें भी आप लोगों को क्या है कि IT इंजीनियर चाहिए होता है, परचेज डिपार्टमेंट मैनेज करने वाला चाहिए होता है, एक HR चाहिए होता है, रिसेप्शनिस्ट चाहिए होता है, और एक बार का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक मार्केटिंग मैनेजर भी चाहिए होता है। छोटा बिजनेस करो तो उसमें भी क्या है, एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और साथों साथ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आप इजीली थोड़ी ऐसे ही मार्केट में छोड़ देते हैं। आप लोगों को वुडन एक ऐसा है कि आप लोगों को वुडन मिलता है, वो भी एज ए रिसोर्सेज की तरह ही आप लोग यूज़ करते हो। तो वुडन एज ए रिसोर्सेज आपको यूज़ करना है तो एक टेक्नोलॉजी चाहिए कि वुडन में से अगर फर्नीचर बनाना हो तो साथों साथ टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है कि एक प्लानिंग होता है, पहले आइडेंटिफाई करना होता है, उसके ऊपर उसका डेवलप करना होता है, ठीक है। ये डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर हो गया। फिर थर्ड स्टेप होता है कंपेयरिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ अ नेशनल डेवलपमेंट प्लान। कंपेयर करना है कि जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान किया है उसका नेशनल डेवलपमेंट प्लान किस तरह से है। कि चलो हमें अपना ये रिसोर्सेज मिला है, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, आपने उसके ऊपर वर्क किया है, तो अगर ये हमने चीज़ बनाई है तो हमारे नेशन के लिए यूज़फुल है या नहीं, सभी के लिए यूज़फुल है या नहीं। आपको कंपैरिजन भी करना है कि हमारे ये हम लोगों ने एक नॉर्मल सा कोई भी आप लोगों ने टीवी बनाया है, ठीक है, टीवी प्रोडक्शन कर दिया आपकी कंपनी, आप लोगों ने टीवी बनाया है, या तो टीवी में
दूसरे टीवी, आपके टीवी की कंपैरिजन आप दूसरे कोई एलजी या फिलिप्स की कोई भी टीवी के साथ कंपैरिजन करो, तो आप लोगों को कंपैरिजन करना है कि ये चीज़ अगर ये रिसोर्सेज मुझे अवेलेबल है तो मैंने ये चीज़ डेवलप की है, तो इसमें किस किस फीचर्स की कमी है। सेलफ़ोन डेवलप किया है, सेलफ़ोन का प्रोडक्शन किया है, तो सेलफ़ोन में इस सेलफ़ोन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, मेरे में कितना कैमरा है मेगापिक्सल का, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएगा कि इसमें इतनी ऐप है, मेरे में कितनी ऐप है, इसमें इतना स्टोरेज है तो मेरे में कितना स्टोरेज है, इसके इतनी जीबी रैम है तो मेरे में कितनी जीबी रैम होनी चाहिए, फ्रंट कैमरा कितना है तो इसका कैमरा कितना होना चाहिए, फिर इसकी क्लियरिटी ऐसी है तो मेरी यहाँ क्लियरिटी कैसी होनी चाहिए, तो कैसा प्रोसेसर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। तो 3 स्टेप में डेवलपमेंट है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड, सेकंड वन इज डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वन इज कंपेयरिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लानिंग विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया वो भी ख़त्म होता है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप लोग देख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, लास्ट पैराग्राफ में आ गए हम लोग। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या कहना चाहते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। Its conservation at various level of important to overcome the socio-economic and environmental problem। कि जो भी resources होते हैं, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसको हम जो कंज्यूम करते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या है, irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio economic and environmental problem। कभी क्या होता है कि कोई रिसोर्सेज, कोई आयुर्वेदा की बात ले लेते हैं, ठीक है, तो आयुर्वेदा में एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई हेयर ऑयल का शैम्पू, आप कोई हेयर का शैम्पू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो, उसमें आयुर्वेदा में आप लोग ऐसा बोलते हो कि यही शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको क्या है कि हेयर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर उस शैम्पू क्या है कि उसमें आप लोगों ने टी ट्री ऑयल डाला, टी ट्री ऑयल डाला इसलिए आपको लगता है कि चलो हमने इतना टी ट्री ऑयल डाला तो इसमें हेयर जो है शैम्पू करते हैं तो उसमें हेयर फॉल नहीं होता है। तो आप जितना टी ट्री ऑयल डालते थे तो चलो आपको लगेगा कि ये तो चलो बेनिफिशियल है। फिर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आने लगे और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डालने लगे हेयर ऑयल। आप लोगों ने क्या है कि टी ट्री ऑयल जो है उसमें शैम्पू में आप लोगों ने ज़्यादा डाल दिया, फिर क्या है कि ओवर भी हो जाएगा तो क्या है कि हेयर फॉल होने लगेंगे। जितना प्रोडक्शन बनता है पर उसको बैलेंस किस तरह से करना है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सोशल कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट। कभी क्या है कि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। अभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम किस तरह से, क्योंकि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, नॉर्मल सा एनवायरनमेंट की बात आई इसलिए मैं फर्नीचर पे आ जाती हूँ कि एनवायरमेंटल रिलेटेड बिजनेस है कि आप लोग वुडन के फर्नीचर पर इतना भी प्रोडक्शन होता है आपके उसमें आप फर्नीचर बनाते हो, दैट्स वेरी गुड कंसेप्ट। बट ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फर्नीचर बनाने के लिए आप लोग जितना भी वुडन यूज़ करते हो तो वो क्या है कि वो ट्री में से ही आप लोगों को वुडन मिलता है। तो आप लोग इतना प्रोडक्शन करते हो तो आपको कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, तो आप लोगों को वो भी प्लानिंग करना है कि हम लोग वुडन का फर्नीचर तो अगर बनाते हैं पर उसमें दूसरा उसके साथ साथ आयरन एंड स्टील भी आप लोग यूज़ करो कि दूसरा भी कोई अदर मिनरल्स या कोई भी मटेरियल आप लोगों को मिलता है उसको भी यूटिलाइज़ करो। और वो भी ध्यान में रखो कि अगर ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसका आउटकम किस तरह से आएगा। जो भी आपके कैंडिडेट है, जो भी सामने वाले हैं क्लाइंट, उसको भी आप लोग कन्विंस करो कि किस तरह से आप लोग ये नहीं बट ये फर्नीचर आप लोग ध्यादा प्रेफर करोगे तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगा, या उस तरह से आप लोग कन्विंस कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना होना चाहिए वो भी आप लोग ध्यान में रखना है। ओके, तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है पर कभी ना कभी ओवरडोज होता है तो ये नुकसानकारक भी है। देखो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल दिया है गांधी जी का कि गांधी जी वॉज वेरी voicing his concern about resourcing and conservation in this world। वो अपने वर्ड में कहा गया है, उन्होंने अपने वर्ड में कहा है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। जो भी चीज़ अवेलेबल है वो सभी की नीड्स जो है उसके अकॉर्डिंग तो सब कुछ
इनफ है बट नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड, पर उतना भी इनफ नहीं है कि सभी की ग्रीड को समा पाए। मीन्स ही उसमें क्या है कि जस्ट सिंपल वे में आप लोगों को बताऊँ कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। आगे आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इन 1974 ब्रॉट बाय स्क्यूमेचर प्रेजेंटिंग गांधीज़िज्म फिलोसॉफी। वो गांधी जी की फ़िलोसफी में उन्होंने ये वर्ड क्या है कि उनकी फिलोसॉफी से लिया है कि जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जितना छोटा है, जितना आपके पास कम है उतना अच्छा है। फिर क्या है, ज़्यादा हो जाएगा तो टेंशन भी ज़्यादा रहेगी। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपके पास टेंशन नहीं है, चलो मेरे पास 100 ही रुपये है, इनफ है। पर अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए कि आपके घर पे 1 करोड़ पड़े हैं, ठीक है, बैंक में भी पड़े हैं, तो आपको एक टेंशन रहेगा, यार कल को अगर बैंक उठ जाए, बैंक का अगर स्कैम हो जाए, या तो बैंक लूट गई, या तो घर पे कोई चोरी कर गया, तो मेरे 1 करोड़ का क्या होगा। तो क्या है, एक टेंशन बिल्ड होता है ना कि चलो मेरे पास 1 करोड़ है, पर आपको क्या है कि कभी लालच हो जाती है कि चलो इसको हम अभी संभालते हैं या तो इसको खर्च कर देते हैं। पर वो खर्च करने के लिए भी आप अगर लेके जाते हो बैंक में, फिर भी आपको टेंशन रहता है कि यार ये कहीं खो ना जाए, कहीं या बेगा कहीं रुक ना जाए, कहीं भूल ना जाओ, ऐसे आप लोगों को टेंशन रहता है। आप वो चीज़ क्या है संभाल के रखते हो। पर अगर आपके पास 100 रुपये है तो अगर चोरी हो गया आपका पर्स तो क्या होगा, अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, 100 रुपये तो है, कोई बात नहीं, ऐसा लगता है ना। तो क्या है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। जितना कम है आपके पास उतना इनफ है। उसके बाद 1987 में भी एक ब्रूंडिट लैंड कमीशन रिपोर्ट आया था। उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया था, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट इट इज़ एज मीन्स फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन पब्लिश्ड इन अ बुक ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर। ये देखो, ये जो रिपोर्ट है ना ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें जो हमारा जो रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। जो 1992 में जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने लास्ट 5th लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि उसमें सब कुछ बोला गया था कि जो भी रिसोर्सेज है अभी है, पर इट डजेंट मीन कि फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेज रहेंगे। पता नहीं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, वो यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर है, जैसे कि पेट्रोलियम है, तो ये सारे ऐसे रिसोर्सेज है कि उसको अभी से अगर हम लोग सस्टेन ना करें, उसके अकॉर्डिंग टू प्रिकॉशंस ना ले, तो फ्यूचर में वो मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है कि अभी से प्रिकॉशंस लिए हैं। तो देखो, ये आवर कॉमन फ्यूचर जो है पब्लिश्ड हुई थी उस बुक में, उसमें जो रियो दी जेनेरियो की मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में 1992 की, जो इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, तो ये उसका एक सिग्निफिकेंस था। उसमें आवर कॉमन फ्यूचर में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला भी कंसेप्ट उसमें रखा गया था। इज इट, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज वो भी ख़त्म होता है। चलो अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ईजी सा टॉपिक है, लैंड रिसोर्सेज। उसमें ज़्यादा हम लोगों को डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी चलो हम लोग देख लेते हैं बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि जान लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, देखो आप लोग देख सकते हो, एक चार्ट है, चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा 43%, 27%, 30%। तो ये जो चार्ट है वो चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स, कि ये पूरा क्या है, एक चार्ट है, इसका टोटल करो तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कंट्री का मैप है, वो रिप्रेजेंट करता है कि किसमें हमारे जो कंट्री में 43% एरिया जो है वो प्लेन से कवर है, ठीक है। वहीं पे 30% जो लैंड एरिया है वो माउंटेन से कवर है, और 27% जो है वो प्लेट्यूज से कवर है, ठीक है। दूसरा इसमें कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इन इंडिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर। ये 43% वाला जो एरिया है वो क्या फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वही 30% एरिया जो है वो माउंटेन से कवर है, तो वो क्या करता है, दैट एंश्योर प्रीनेल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। ये क्या है कि कुछ जो रिवर्स वगैरह होती है, ओके, रिवर्स वाला कुछ एरिया होता है, तो ये सब कुछ प्रेजेंट करता है कि
क्या फ्लो होता है, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के इस ये जो 30% ऐसा एरिया है कि जहाँ पे माउंटेन्स भी है, माउंटेन्स के साथ साथ वहाँ पे क्या है कि रिवर्स भी है, बहुत अदर फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे प्रोवाइड है कि एक टूरिस्ट का एक प्लेस भी हो जाता है, प्लस एक इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के वहाँ पे क्या है कि मनी की मैटर भी आप लोग मनी मैटर में भी आप लोग देखो तो मनी मैटर भी उसमें आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। तो 30% एरिया कुछ उस टाइप का है, टूरिज़्म प्लेस आप लोग बोल दो ना कि टूरिज़्म प्लेस माउंटेन एरिया या रिवर्स उससे कवर है, और 20% एरिया जो है वो प्लेट्यूज से कवर है। अभी जो ये प्लेट्यूज है रीजन है विच पॉजेसेस रिच रिजर्व्स फॉर मिनरल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ये जो 20% एरिया है थोड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि वहाँ पे क्या है रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स के, वो थोड़ा रिजर्व एरिया भी है कि वहाँ पे क्या है कि मिनरल्स भी मिल जाते, कोई रिच मिनरल्स सपोज़ के आयरन एंड स्टील, कोयल एक्सेट्रा, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह, वो जो प्लेट्यूज एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है। फिर फॉसिल्स फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट एरिया जो भी आप लोग बोलो तो वो किस में कवर हो जाता है, वो 27% जो प्लेट्यूज एरिया है उसमें कवर हो जाता है। इज इट? तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा लैंड रिसोर्सेज वाला टॉपिक वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर सामने की साइड आ जाते हैं तो उसमें क्या है लिखा है कि लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड यूटिलाइजेशन है तो उसमें भी ज़्यादा आप लोग देखो ना तो उसमें क्या कहा गया है कि एक फॉरेस्ट है, लैंड होती है तो लैंड को किस किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है इसमें बताया गया है। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड को क्या है कि बहुत अलग अलग पर्पसेस से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट, कोई फॉरेस्ट मीन्स जंगल एरिया होता है। फिर सेकंड वन इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, कोई लैंड ऐसी होती है कि कल्टिवेशन के लिए यूज़ की जाती है। कल्टिवेशन क्या होता है, चलो ये एक नया क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ लैंड ऐसी होती है कि जहाँ पे आप लोग सपोज़ के पूरे साल का कोई आप लोग को पता होगा जैसे वेस्टेज होता है, तो कोई एरिया क्या है कि रिजर्व होता है कि इस एरिया में पर्टिकुलर पूरे सिटी का जो विलेज एरिया है या जो भी पूरी सिटी या डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कचरा वगैरह होता है वो इस पर्टिकुलर एरिया में ही उसको डालना है। फिर उसको भी यूटिलाइज़ तो करते ही है, जैसे भंगार वगैरह आप लोग बोलते हो ना कि ये सारा कचरा है, कूड़ा है तो आप लोग फेंक देते हो। तो कुछ एरिया है तो वो वेस्ट लैंड है, एकदम वेस्ट चीज़ें वहाँ पे डाली जाती है। कोई लैंड एरिया है टू पुट द नॉन एग्रीकल्चर यूसेस, उसमें कुछ एग्रीकल्चर के पर्पज़ से उस लैंड को नहीं यूज़ किया जाता है पर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो हम लोग लैंड का भी, लैंड में तो ऑब्वियस चीज़ है बहुत कुछ होता है, घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, रोड्स बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती है। देन थर्ड वन इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मीन्स एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। अभी ये क्या होता है, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है तो इसमें क्या कहा गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि कुछ ऐसे लैंड है कि जहाँ पे क्या है कि पेस्चर होता है, कि स्पेशली कि वहाँ पे क्या है कि एग्रीकल्चर ही कर पाए। वहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग्स अगर आप लोगों को बनवानी है तो नहीं बन सकती क्योंकि वो जो मिट्टी है, क्ले है वहाँ की, तो वो उस तरह के, उसका टेक्सचर उस तरह का है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है पर वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती। कुछ लैंड ऐसे है कि उसमें क्या है कि मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हो जाते हैं, जैसे कोई नेशनल अननेसेसरी ट्रीज वगैरह ऐसे ही उग गए हो, ठीक है, कि उसमें किसी का ऑनरशिप नहीं है, किसी का राइट नहीं है, पर ऐसे ही उद्यान वगैरह वहीं पे कुछ लैंड ऐसे यूटिलाइज हो जाती है कि जहाँ पे क्या है कि नॉट इंक्लूडिंग इन नेट शोन एरिया, वो क्या है कोई पर्टिकुलर एरिया में शो नहीं होती। पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग रास्ते में भी कहीं भी जाते हो तो क्या है कि अननेसेसरी ट्री वगैरह उग गए होते हैं, तो आप लोगों को भी लगता है कि यार यहाँ पे ट्री प्लांटेशन किसने किया होगा, पर ट्री प्लांटेशन किया नहीं होता पर वो अपने आप ही उग गए हैं। फिर कोई ऐसे है लैंड जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। 5 सालों से वहाँ पे क्या है कि कोई ऐसी लैंड है कि वहाँ पे प्रॉपर सब कुछ हो सकता है पर 5 सालों से मोर देन 5 ईयर्स, आप तो 5 तो कम है पर मोर देन 5 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हो फिर भी वहाँ पे कुछ
हुआ ही ना हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, जैसे गुजरात में एक धोलेरा करके सिटी है, तो उन्होंने बोला है कि सिंगापुर जैसी सिटी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि धोलेरा करके ऐसी सिटी है कि वहाँ पे मोस्टली क्या है कि प्लेन एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर प्लेन एरिया ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हो भी सकता है, पर अदर इंडस्ट्री वगैरह है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर में बीच में एक स्पीच दी थी 2 साल पहले, इसमें उन्होंने बोला था कि धोलेरा एक ऐसी सिटी है गुजरात में कि वहाँ पे क्या है, प्लेन एरिया भी ज़्यादा है और इवन एरिया वाइज भी देखे, लोकेशन वाइज भी देखे तो वहाँ पे बहुत बड़े लोकेशन भी है, एरिया भी बहुत बड़ा है। सो वहाँ पे क्या है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे सिंगापुर सिंगापुर है वैसे ही एक अलग सी सिटी बन सके, ऐसी डेवलप्ड सिटी, वो उस तरह से अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। अभी से बहुत सारी लैंड एरिया है उन लोगों ने कवर कर लिए है और साथ में बहुत सारे डेवलपमेंट भी, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी जाने लगे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस भी होने लगी है। इज़ इट? फिर फेलो लैंड्स, अभी फेलो लैंड्स वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है। वो क्या कहना चाहते हैं कि करंट फेलो मीन्स लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर मोर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। कुछ ऐसी लैंड है कि जहाँ पे शायद 1-2 सालों से वहाँ पे कुछ होता ही ना हो, कोई भी तरह का कल्टीवेशन ना हो, बस वेस्टेज ऐसे ही पड़ी रही है, तो वो भी फेलो लैंड में आ जाती है। अदर देन करंट फेलो मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर दी पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, 1 साल से लेकर 5 साल तक वहाँ पे कुछ भी ना हुआ हो, ठीक है। तो वो लैंड किस में आ जाती है बच्चों? तो वो भी क्या है, एक फेलो लैंड कहलाती है। फिर नेट शोन एरिया, अभी नेट शोन एरिया क्या है कि एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज़ नाउन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, कुछ एरिया ऐसा होता है कि उसको हम लोग अपनी मैप में भी दिखाते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो कुछ एरिया ऐसा होता है कि 1 साल से या मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा वहाँ पे क्या है, एक नेट शोन्स एरिया कहलाता है कि वहाँ पे जो क्रॉप्ड है मीन्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है, तो वहाँ पे सारा प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होता होगा, दैट्स वाई। फिर आता है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, तो ये भी एक और टॉपिक है, चलो वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया में मेनली 3 चीज़ें कही गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या कही गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी 3 जो बातें हैं वो थोड़ा कंपैरिजन में भी है, चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट करनी है, तो ये टॉपिक को हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ ही हमें कवर करना पड़ेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, तो वो वाला टॉपिक है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम ये टॉपिक को क्या है कि हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिपीट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमें ये दोनों टॉपिक आगे देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक में। सो आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस होल टॉपिक। ओके, बहुत कुछ हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई होप सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।